प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उज्बेकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में होंगे शामिल। राज्यपाल रमेश बैस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में की मुलाकात। 2019 बैच के नवनियुक्त शिक्षकों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने रांची में रीमैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का किया उद्घाटन। कहा, नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं के समग्र विकास पर दिया गया है ध्यान। और बोकारो, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, रामगढ़, पाकुड़ और साहिबगंज में उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पिलाई जा रही है पोलियो रोधी खुराक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशिता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिनों की यात्रा पर आज उज्बेकिस्तान जा रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO परिषद की 22वीं बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के सामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी। उज्बेकिस्तान में समरकंद की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर वहां पर जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सम्मेलन में समूह के पिछले 2 दशकों की गतिविधियों की समीक्षा किए जाने की संभावना है। संगठन के नेता बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में SCO सदस्य राष्ट्रों के नेता, पर्यवेक्षक देश, संगठन के महासचिव, SCO से संबंधित क्षेत्रीय आतंकरोधी संस्था के प्रतिनिधि, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दोपहर में अचानक राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल के बीच अचानक हुई इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में एक बार फिर से कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और OBC आरक्षण समेत कल हुए कैबिनेट के अन्य फैसलों पर विस्तार से जानकारी दी होगी। इसके अलावा एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से चुनाव आयोग के पत्र से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक करने का आग्रह किया होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज 2019 बैच के नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक शिक्षिकाओं ने रांची पहुंचकर स्वागत किया। शिक्षक शिक्षिकाएं ढोल नगाड़े के साथ मुख्यमंत्री का आभार जताने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा की बेहतरी के लिए आप सरकार की अहम कड़ी के रूप में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों की समस्याओं का समाधान सरकार की विशेष प्राथमिकता है। आज के मुखिया, हम सबके चहेते नेता दादा हेमंत सोरेन जी और तमाम जो हमारा लक्ष्य है, जो हम जिस उद्देश्य के साथ शिक्षा को आगे ले जाने का हमारा संकल्प है, उस सफर का आप लोग अहम कड़ी के रूप में अपना अहम योगदान देंगे और राज्य को बेहतर शिक्षा की दिशा देते हुए इस राज्य को अग्रसर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों को पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जोहार। राज्य कैबिनेट से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने और OBC को 27% आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद आज गिरिडीह में जश्न मनाया गया। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान झामुमो के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। जिला की जनता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और हम तमाम लोग हेमंत बाबू को धन्यवाद देते हैं कि दिशुम गुरु के सपनों का झारखंड बनाने की दिशा में उन्होंने एक कदम। सिंहभूम की सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा ने 1932 आधारित स्थानीय नीति के सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है। श्रीमती कोड़ा ने कहा कि स्थानीय नीति के लिए 1932 को आधार बनाए जाने के कारण कोल्हान के लाखों लोगों के साथ
अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि कोल्हान का सर्वे सेटलमेंट 1964, 1965 तथा 1970 में हुआ था, इसीलिए अगर 1932 को स्थानीयता का आधार माना जाता है तो कोल्हान के लोग रिफ्यूजी हो जाएंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर आपत्ति जताई है। इसमें 64 का भी है, 65 का भी है, 70 का भी है। जैसे कोल्हान में जो तीनों जिला में वहाँ सर्वे सेटलमेंट जो खतियान दिया गया है वे है 64, 65 और 70 में। अगर ये 32 का खतियान झारखंड सरकार के द्वारा, जो हेमंत सरकार के द्वारा लाया गया है, ये अगर लागू हो जाता है तो कोल्हान के जो 45 से 50 लाख लोग जो वर्षों से वहाँ पर निवास कर रहे हैं, वैसे लोग स्थानीय परिधि में नहीं आएगा। राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा ने स्वागत किया है। झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी 27% आरक्षण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा था। अपना प्रदर्शन हो या ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात सरकारों तक रख रही थी। क्योंकि 15 वर्ष से यह आंदोलन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे और हम लोग को उम्मीद थी कि कभी न कभी कोई सरकार हमारी मांगों को वैश्य समाज के 27% आरक्षण को लागू करने के ये में आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे जिला पार्षद अध्यक्षों ने मुलाकात की। इस दौरान जिला पार्षद अध्यक्षों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को शक्तियां और सुविधाएं दिए जाने संबंधित 9 सूत्री मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास को गति देने के लिए जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 6,422 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 5,748 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 46,389 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 5 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 5 मरीजों ने कोरोना को हराया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 25 मामले सक्रिय हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 16 करोड़ 2 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना को लेकर बैठक हुई। बैठक में कुल 43 मामलों की समीक्षा की गई। इसमें 17 एसटी, 2 एससी और 24 पिछड़ा वर्ग के मामले थे। इस दौरान लाभुकों की बीमारी के अनुसार निर्धारित मापदंडों के अनुसार सहायता राशि सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा है कि कोविड महामारी से जल्द ही निजात मिल सकती है, लेकिन उसके लिए सभी देशों को प्रयास जारी रखने होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उच्च जोखिम वाले देशों को 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा और संक्रमण की जांच में और तेजी लानी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड महामारी के नए मामलों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। ऐसे में इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। पिछले दिनों खूंटी में लगे स्वास्थ्य शिविर के दौरान कई जरूरतमंदों को इलाज की सुविधा मिली थी। इसी दौरान अनिगेड़ा की एक आदिवासी बच्ची की जांच के दौरान गाल में ट्यूमर जैसी चीज देखी गई थी। गरीबी के कारण वह इलाज कराने में असमर्थ थी। अब उसका इलाज रांची के रिम्स में हुआ है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसके लिए डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं के समग्र विकास पर ध्यान दिया गया है। डॉक्टर सरकार आज रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी NIAMT में
अभियंता दिवस पर पुनर्विनिर्माण क्षमता निर्माण विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। रांची में अभियंता दिवस पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के समग्र विकास को लेकर केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है। नई नीति में न सिर्फ युवा अकादमिक सफलता के लिए ज्ञान अर्जित कर सकेंगे, बल्कि जीवन की अन्य चुनौतियों का सामना करने में भी सफलता मिलेगी। To enable them to learn the challenges of living as a whole, the holistic framework of NEP 2020 aims at laying the foundation of Shashakti, that is empowered. डॉक्टर सरकार ने कहा कि देश में प्राचीन काल से ही ज्योतिष, स्वास्थ्य विज्ञान, गणित, योगा, फाइन आर्ट्स, सर्जरी, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर ज्ञान का भंडार रहा है। Bestowed to the world in the field of astronomy, medical science, mathematics, yoga, fine arts, surgery, civil engineering, mechanical engineering, in which not. कार्यशाला को राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भी संबोधित किया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। बाद में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने पत्रकारों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राइट टू रिपेयर पॉलिसी पर काम कर रही है। श्री सरकार ने कहा कि राइट टू रिपेयर पॉलिसी के तहत किसी भी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की रिपेयरिंग दूसरी कंपनियां भी कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि ई वेस्ट आज एक वैश्विक चुनौती बन गई है। इसे देखते हुए देश में रीमैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। फेंकना नहीं, उसको रीमैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप दे सकते हैं। और ये इस पर हम अगले 3 दिन वर्कशॉप होगा। इसके बारे में हम इस जो इंस्टीट्यूट है NIMT, ये देश भर के पायोनियर इंस्टीट्यूट हो रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पर बहुत सारे प्रकार की मशीन आए हैं। लोहरदगा में उपायुक्त की अध्यक्षता में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम और मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में जिलों के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि शामिल हुए। उपायुक्त ने राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फूड टेक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमसे बेहतर जीवन शैली और खान-पान दुनिया में कहीं और नहीं है। जब हम कहते थे कि मोटा अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी और पोषक अनाज है, तब दुनिया हमें रूढ़िवादी कहती थी। अब दुनिया इसे स्वीकार कर रही है और इसीलिए यूएनओ ने वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। लेकिन हमने अपने आप को उसमें से अलग कर दिया, हरित क्रांति के नाम पर, सिंचाई के नाम पर। लेकिन ये सच्चाई है कि जो जीवन शैली है हमारी, चाहे खान पान हो हमारा, चाहे हमारी जीवन शैली हो, वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जाती है, हमसे बेहतर जीवन शैली और खान पान किसी और का नहीं। लेकिन इस समय था जब हम ये कहने में हिचकते थे और हमको रूढ़िवादी कहकर किनारे कर दिया जाता था। हजारीबाग में पंचायत जनप्रतिनिधियों का शिक्षा के क्षेत्र में लोक भागीदारी एवं उनकी अहम भूमिका को लेकर जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षा बेहतर बनाने में मुखिया एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका है। राज्य के बोकारो, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, रामगढ़, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में आज विशेष पोलियो दिवस मनाया गया। इस दौरान 5 वर्ष तक के हर बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। बोकारो समेत अन्य जिलों में इस विशेष उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज सुबह बच्चों को 2 बूंद पोलियो खुराक पिलाकर की गई।
बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय साख समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में सांसद प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान उपायुक्त ने बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों का बैंक खाता खोलने में बैंक दिलचस्पी दिखाए। उपायुक्त ने कहा कि बैंक किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने में लक्ष्य के अनुरूप काम करें। केंद्रीय जनजातीय आयोग की ओर से कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नायकों के योगदान विषय पर आयोजित संगोष्ठी में विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनजातीय समाज द्वारा किए गए आंदोलनों की चर्चा भी की गई। आयोग ने अपनी गतिविधियों की भी जानकारी दी। तो ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है इस कमीशन का, और प्रमुख दायित्व जो संविधान में ही प्रोवाइड किया गया है वो ये है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय को जो भी सेफगार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक्ट में या किसी भी सरकारी आदेश में दिए गए हैं उसकी जांच की, मॉनिटरिंग की, उसके मूल्यांकन का दायित्व इस आयोग को सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। डिजिटल दुनिया में जहां हर हाथ में मोबाइल है और एक क्लिक करते ही मोबाइल के जरिए जहां हम देश दुनिया से जुड़ जाते हैं, वहीं कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के बंगाखलार में एक इनकमिंग कॉल के लिए लोग तरसते हैं। दरअसल इस गांव में किसी भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क ठीक से नहीं पकड़ता है। टू जी, 3G और 4G मोबाइल के बाद अब 5G की ओर आगे बढ़ते इस दौर में अगर हम ये कहें कि मेरे गांव में नेटवर्क नहीं है तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ये बात बंगाखलार पंचायत के उन ग्रामीणों के लिए पूरी तरह से सच है जो एक अदद इनकमिंग कॉल के लिए तरस जाते हैं। कोडरमा के बंगाखलार पंचायत का ये गांव पूरी तरह से जंगल और पहाड़ों से घिरा पड़ा है। यहाँ लोगों को अगर मोबाइल पर बात करनी होती है तो लोग या तो पेड़ पर चढ़ जाते हैं या फिर पहाड़ी पर जाकर बात कर पाते हैं। कंपनी टावर आता है, कभी जियो आता है, एयरटेल आता है, कभी छोड़ देता है, कभी पकड़ता है, कभी नहीं पकड़ता है। कोई गारंटी नहीं है टावर का। ना फोन सुना तो घर आ जितू गड़िया से बोला तो ना फोन लगा करिए तो फोन नहीं लग रहा। दिक्कत है वो टावर के हमने के ना हो। यहाँ के लोग अपने मोबाइल को घर की छत पर या पेड़ पर टांग कर रखते हैं ताकि नेटवर्क पकड़े और जरूरत के कॉल इनके मोबाइल पर आ सके, लेकिन ऐसा भी यदा कदा ही हो पाता है। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की बेबसी इन ग्रामीणों को तब ज्यादा सताती है जब गांव में कोई बीमार पड़ जाता है। बहुत कष्ट उठाते हैं सर, टावर ना रहने पर हम लोग का बहुत दिक्कत जाते हैं। या तो कोई महिला या तो पुरुष रहता है तो उसको साथ जाते हैं, कोई ऊंचे जगह में जाकर के बात करते हैं। बंगाखलार पंचायत में एक प्रज्ञा केंद्र भी है, लेकिन नेटवर्क नहीं रहने के कारण ये अक्सर बंद रहता है, और अगर खुला भी तो नेटवर्क नहीं रहने के कारण सरकारी योजनाओं से जुड़े कामकाज नहीं हो पाते हैं। प्रज्ञा केंद्र के संचालक गांव में ऊंचे स्थान पर जाकर मोबाइल पर ही फाइल डाउनलोड करते हैं और उसके बाद प्रज्ञा केंद्र में आकर लोगों को उसका प्रिंट आउट देते हैं। इतना सिस्टम खराब है ना, जब मतलब काम करने खोलते हैं जब नेटवर्क की प्रॉब्लम ही रहता है।
हमेशा। क्या क्या काम करते हैं आप? जैसे कि मान लीजिए तो अभी जितना भी ये चल रहा है, जैसे पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड का ये ऑनलाइन हो गया, और भी जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना वाला हो गया, और भी यही श्रम वाला है, वो भी यही है। तो इस सब में काम करने के टाइम में बहुत प्रॉब्लम 4G मोबाइल नेटवर्क से अब हम 5G की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बढ़ते कदम में बंगाकलार पंचायत के लोगों को 2G नेटवर्क भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। मोबाइल आज लोगों का शौक नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। ऐसे में बंगाकलार पंचायत के लोग मोबाइल नेटवर्क से कटे होने के साथ मूलभूत सुविधाओं से भी कटे हुए हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 21 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 69.6 मिलीमीटर बारिश चाईबासा में दर्ज की गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान कई जिलों में बारिश के साथ साथ वज्रपात होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के कारण बने निम्न दबाव और डाल्टनगंज से गुजर रही एक टर्फ लाइन के कारण आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि राज्य में वर्षापात के आंकड़ों में सुधार हुआ है और ये घटकर अब मात्र 21% रह गई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.4 और न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम 25.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची स्थित भाकपा माले राज्य कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल चुनाव आयोग की अनुशंसा को सार्वजनिक कर राजनीतिक अनिश्चितता को खत्म करें। हेमंत सरकार के पास साफ बहुमत है और इसलिए इस राजनीतिक अनिश्चितता का स्रोत राजभवन ही है। झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को आयोजित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 30 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। राजधानी रांची में नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम झारखंड ब्रांच के द्वारा आज से 4 दिवसीय ईस्ट जोन नियोकॉन 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धार्थ राम सहित कई चिकित्सा विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। डिप्टी मेयर और पार्षदों के भारी विरोध के बाद रांची की मेयर ने नगर आयुक्त को पत्र लिखते हुए डिप्टी मेयर के सभी एजेंडे को बोर्ड बैठक में शामिल करने का निर्देश दिया है। मेयर की अनुशंसा के बाद नगर आयुक्त शशि रंजन ने बताया कि बोर्ड बैठक में सभी एजेंडों को शामिल कर दिया गया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रिम्स में ए ग्रेड नर्स की नियुक्ति में रिम्स में कार्यरत नर्सों को ही प्राथमिकता देने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पत्र भी लिखा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि दुष्कर्म पीड़िता नेत्रहीन युवती के बच्चे के नाम पर 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट की जाए। बच्चे की उम्र 21 साल होने के बाद ये राशि बच्चे को दी जाएगी एवं जच्चा और बच्चा दोनों की देखभाल सरकार करेगी। जेबीवीएनएल रांची के जीएम पीके श्रीवास्तव ने रांची में दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारी को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इंजीनियरों से कहा कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पंडालों के समीप एलटी तारों को एलटी केबल से बदलने, एलटी तार में गार्ड वायर या सेपरेटर लगाने की जरूरत है, उसे पूरा करें। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत मनोहरपुर रेलवे फाटक पर चाबी फंस जाने से घंटों आवागमन बाधित रहा। रेल कर्मियों से मिली जानकारी के अनुसार फाटक को खोलने के लिए चाबी को घुमाकर खोला जा रहा था। इसी दौरान चाबी फंस गई। पूर्वी सिंहभूम के चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद डूब क्षेत्र के कई गांवों में डैम का पानी घुस गया था। इसके बाद डैम के 8 रेडियल गेटों को 1-1 मीटर तक खोल दिया गया। 8 रेडियल गेट खोले जाने के बाद डैम का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा। बोकारो के सेक्टर 4 थाने की पुलिस ने पिछले 30 अगस्त को सेक्टर 4B के आवास संख्या 1048 में हुई चोरी के मामले का उद्भेदन कर लिया है। मामले में पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा है। पुलिस ने
चोरी किया गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। और अब खबर खेल जगत से। भारतीय युवा फुटबॉलरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सैफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। श्रीलंका में खेली गई इस खिताबी मुकाबले में भारत ने नेपाल को 4-0 से पराजित किया। खिताब अपने नाम कर लिया है। श्रीलंका में खेली गई इस प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में भारत ने बुधवार को नेपाल को आसानी से 4-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम ने यह लगातार दूसरी बार है जब खिताब को जीता है। इससे पहले इस प्रतियोगिता को सैफ अंडर 15 चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। बॉबी सिंह, कौरव सिंह, कप्तान वनलाल पेका, गुइटे और अमन ने भारत के लिए एक-एक गोल किए। नेपाल ने ग्रुप लीग में भारत को 3-1 से हराया था, लेकिन फाइनल में भारत के सामने एक भी गोल नहीं कर सका। भारत के कप्तान वनलाल पेका गुइटे को टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया, जबकि गोलकीपर साहिल ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीता। गुजरात में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए झारखंड कुश्ती टीम की घोषणा कर दी गई है। प्रतियोगिता में भाग लेने से पूर्व महिला और पुरुष कुश्ती टीम का प्रशिक्षण कल से बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम रांची में होगा। 27 सितंबर को टीम गांधीनगर गुजरात के लिए रवाना होगी। रांची में चल रहे मीडिया कप फुटबॉल का फाइनल मुकाबला टीम गंगा और टीम दामोदर के बीच होगा। आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में टीम गंगा और टीम दामोदर ने जीत दर्ज करते हुए खिताबी मुकाबले में अपनी जगह सुरक्षित की। पहले सेमीफाइनल में टीम गंगा ने टीम मयूराक्षी को 2-0 से और टीम दामोदर ने टीम अजय को पराजित किया। खिताबी फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा। गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक होने वाली 36वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा के लिए 12 सदस्यीय झारखंड टीम की आज घोषणा कर दी गई। टीम के चयनित खिलाड़ियों का 16 से 25 सितंबर तक मोराबादी में प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको रूबरू कराते हैं रांची के सीता फॉल से। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित सीता फॉल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से हर किसी को आकर्षित करता है। सीता फॉल का नाम देवी सीता मां के नाम से रखा गया है। कहा जाता है कि महाकाव्य रामायण में वनवास के दौरान भगवान राम, देवी सीता मां और भगवान लक्ष्मण ने झरने के पास कुछ दिन बिताए थे। उस स्थान पर देवी सीता मां के पद चिन्ह भी मिले हैं, जो अब एक मंदिर में संरक्षित है। पहाड़ और जंगल से घिरे सीता फॉल में और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उज्बेकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में होंगे शामिल। राज्यपाल रमेश बैस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में की मुलाकात। 2019 बैच के नवनियुक्त शिक्षकों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने रांची में रीमैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का किया उद्घाटन। कहा, नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं के समग्र विकास पर दिया गया है ध्यान। और बोकारो, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, रामगढ़, पाकुड़ और साहिबगंज में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पिलाई जा रही है पोलियो रोधी खुराक।